chemical kinetic. Students, now here we are discussing chemical kinetics. That is, see here, what do you mean by kinetics? You all know kinetics means experimental calculation, that is depends on time or motion, that is reactant changes into प्रोडक्ट. रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में चेंज होगा, वही काइनेटिक. मतलब ये आर रिएक्टेंट चेंजेस टू प्रोडक्ट. तो बेटा रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में चेंज होगा इसमें कुछ टाइम लगेगा, इट विल टेक टाइम. और ये जो है ये मूवमेंट होगा, मोशन होगा, रिएक्टेंट टूटेगा, डिसअपियर, तभी तो प्रोडक्ट. इसी मोशन को, इसी मूवमेंट को, यही जो टाइम डिपेंडेंट है, यही कहलाता है काइनेटिक्स. अब इस काइनेटिक्स में एक छोटा सा वर्ड है, दैट इज रेट. रेट जो होता है दैट इज चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. और इसको हम लोग लिखते हैं बेटा, चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज डी बाई डी टी. दिस इज द नोटेशन फॉर चेंज, डी बाई डी टी. अब चेंज क्या होगा? चेंज होगा रिएक्टेंट, एंड दैट रिएक्टेंट इज चेंजेस इनटू प्रोडक्ट, है ना. तो अब यहां पे अगर मैं ये कहूं, ये हमारा आर और ये हमारा प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, तो हम इसको अगर रेट लिखें तो डी आर बाई डी टी, ये रिएक्टेंट का रेट हो गया. और ये भी आपको पता होगा कि रिएक्टेंट आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल क्या होगा? वो प्रोडक्ट में चेंज होगा. मतलब रिएक्टेंट कम होगा, डिक्रीज होगा, रिड्यूस होगा, तभी तो प्रोडक्ट बनेगा. अगर हम कॉपी खरीदें और उस कॉपी में कुछ ना लिखें तो कॉपी भरेगी नहीं. अगर हम लिखेंगे रोज तो डेफिनेटली एक दिन कॉपी भरेगी. तो वही चीज है, रिएक्टेंट क्या होगा? रिएक्टेंट डिसअपियर होता, इसीलिए साइन माइनस होता है. इस माइनस साइन का मतलब यही है बेटा कि वो क्या है, वो कम हो रहा है रिएक्टेंट, तभी आपको क्या मिलेगा? प्रोडक्ट. प्रोडक्ट का रेट हम लोग फिर वही बात है, डी ऑफ पी एज अ प्रोडक्ट टू दी डी टी. और जब प्रोडक्ट का रेट लिखते हैं तो वो साइन प्लस से लिखा जाता है, क्योंकि वहां पे प्रोडक्ट फॉर्म होगा, प्रोडक्ट अपीयर होता है. तो दिस माइनस साइन इंडिकेट, क्या इंडिकेट कर रहा है? डिसअपियर ऑफ रिएक्टेंट. रिएक्टेंट क्या होगा? डिसअपियर होगा. और पॉजिटिव साइन होता है बेटा ओनली टू अपीयर दी प्रोडक्ट. प्रोडक्ट यहां बन रहा है तो ये अपीयर होगा, और ये माइनस मतलब डिसअपियर. माइनस का मतलब नेगेटिव साइन, मतलब कम नहीं होना, सिर्फ ये नेगेटिवली नहीं, ये रिड्यूस होना, क्योंकि डिसअपियर होगा तभी प्रोडक्ट अपीयर होता है. दैट इज द रेट. अब इसी रेट को बेटा, इसी रेट में हम लोग स्टडी करते हैं. रेट जो है वो क्लासिफाई करता है टू टाइप्स में. ठीक है, रेट आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप. एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट. इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब क्या हुआ? व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टेंटेनियस? इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है व्हेन टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल फॉर द प्रोसेस और रिएक्शन. मतलब रिएक्टेंट चेंजेस टू प्रोडक्ट, इसमें टाइम इंटरवल क्या होगा? वेरी स्मॉल, मतलब इमीडिएटली, इंस्टेंट. तो वो होता है इंस्टेंट रेट. और इंस्टेंट रेट लिखने के लिए हम लोग लिखते हैं बेटा, डी ऑफ इंस्टेंट रेट इज रिप्रेजेंटेड बाय डी ऑफ रिएक्टेंट
टू दी डी टी, मतलब स्मॉल डी और डी टी ये नोटेशन है इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए। क्लियर, राइट। तो अब यहां पे ये क्या हो रहा है, यहां पे ये हमारा डिसअपियर होगा, तो साइन क्या होगा, माइनस, अभी पढ़े हो, ठीक है ना। अब एवरेज टाइम दूसरा जो होता है दैट इज सेड टू बी एवरेज टाइम, एवरेज रेट। एवरेज रेट, व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज रेट? एवरेज रेट मतलब होता है किसी भी प्रोसेस के लिए, किसी भी रिएक्शन के लिए जिसमें क्या हो, व्हेन टाइम इंटरवल इज लार्ज, मतलब रिएक्शन 2-3 स्टेप का होगा तो वहां पे टाइम ज्यादा लगेगा। जब टाइम ज्यादा लग रहा है दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना एग्जांपल, रस्टिंग ऑफ आयरन, इसमें टाइम बहुत लगता है, दैट इज द एवरेज रेट उसको कहते हैं। ठीक है, तो ये जो एवरेज रेट हुआ इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो ये है बेटा, रिएक्टेंट चेंजेस टू प्रोडक्ट। और यहां पे जो हमारा रिएक्टेंट है उसको हम लोग लिखते हैं कैपिटल डेल्टा से, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, दिस इज अ नोटेशन फॉर दिस। एंड ऑल्सो सेम, अगर ये रिएक्टेंट है तो साइन क्या होगा, नेगेटिव, और प्रोडक्ट के लिए डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, पी एज अ प्रोडक्ट, ये साइन प्लस होगा। क्लियर, यहां पे भी माइनस प्लस प्लस डी चेंज ऑफ पी प्रोडक्ट टू दी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये रहा। तो इस तरह से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंटरवल इंस्टेंटेनियस टाइम और एवरेज टाइम, राइट, याद रहेगा ये, इसको अच्छे से याद कर लो कि जब रिएक्टेंट होगा तो वो डिसअपियर होगा, प्रोडक्ट होगा तो वो अपीयर होगा। देखो रिएक्टेंट डिसअपियर, सो आई एम राइटिंग माइनस साइन, प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो प्लस साइन। हमेशा रिएक्टेंट क्या होगा, नेगेटिवली साइन, और प्रोडक्ट पॉजिटिव साइन। क्लियर। फिर इसके बाद बेटा नेक्स्ट पार्ट आता है फैक्टर अफेक्टिंग रेट, मतलब कौन से फैक्टर रेट को अफेक्ट करते हैं। तो देखिए फैक्टर अफेक्टिंग रेट जो है वो बात कर रहे हैं। फिर बेटा नेक्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दैट इज फैक्टर अफेक्टिंग रेट, मतलब कौन से फैक्टर रेट को अफेक्ट करेंगे। तो पहला है उसमें वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट का मतलब यह हुआ बेटा कि अगर रिएक्टेंट चेंज होगा तो उसमें एनर्जी लगेगी उसको डिसोसिएट होने के लिए, फिर वो अपीयर होने, मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन बॉन्ड फॉर्मेशन, दोनों के लिए जो एनर्जी लगेगी वो डिपेंड करेगा रिएक्टेंट पे। रिएक्टेंट चेंज होगा तो उसके लिए एनर्जी भी चेंज होती रहेगी। और कॉन्सेंट्रेशन भी वही है। क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली ज्यादा रहेगा, जब प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो धीरे धीरे कम होता जाता है। थर्ड, और प्रोडक्ट बढ़ेगा। देन सरफेस एरिया क्या होगा, अगर एरिया ज्यादा है तो रिएक्शन का रेट फास्ट होगा। फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और कैटलिस्ट, बेटा कैटलिस्ट जो होता है वो रिएक्शन के रेट को क्या करता है, वो रिएक्शन के रेट को जल्दी प्रोसीड कराता है, बाकी उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालता। फिर लास्ट है टेम्परेचर। किसी भी रिएक्शन को अगर रेट को इंक्रीज करना है तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो बेटा रेट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर। इस तरह से ये जो फैक्टर है ये रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं। क्लियर। फिर इसके बाद बेटा यहां पे जो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ये एक्सप्लेन करते हैं और डिफाइन करते हैं दैट इज इट इज अ सम ऑफ पावर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ। देखो ये इसका डेफिनेशन है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। क्या? सम ऑफ पावर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट इन अ रेट लॉ, मतलब ये जो है रेट हमेशा किस पे डिपेंड होगा? रिएक्टेंट पे, ऑलवेज।
इस केमिकल काइनेटिक में हमेशा आप याद रखना कि जब भी हम बात करेंगे वहाँ रिएक्टेंट की ही बात करेंगे। अगर रिएक्टेंट पे हम अच्छा वर्क करें तो हमें प्रोडक्ट अच्छा मिलेगा। जैसे कि वही बात है बेटा कि अगर हम अच्छा से पढ़ाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट अच्छा ही आएगा। तो उसी तरह रेट भी है, रेट हमेशा डिपेंड करता है रिएक्टेंट पे, यही रेट लॉ है। तो देखो व्हाट इज रेट लॉ। रेट लॉ क्या होता है? रेट लॉ होता है रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रेट जो है वो रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ पे जो रेट है उसको अगर हम ये कहें बेटा कि हमारा रेट लॉ ये है, दिस इज रेट लॉ, राइट। अब कोई हम इक्वेशन लिख दें, सपोज दैट ये है ए कोएफिशिएंट ए, बी कोएफिशिएंट बी, सी डी, ये हमारा रिएक्शन है। अब इस पे अगर हम रेट की बात करें तो रेट हमारा क्या होगा? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। ए का पावर उसका जो कोएफिशिएंट है वो, बी का पावर उसका जो कोएफिशिएंट है, ये होता है। अब ए बी सी डी ये सब है क्या बेटा? ए बी सी डी जो है वो स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मतलब वो सिर्फ इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जो भी आता है वो, तो जो कोएफिशिएंट होगा वो उसमें हमने ये रेट लॉ लिख दिया। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिएक्टेंट हमारा ए और बी है, उसका जो कोएफिशिएंट है वो पावर हो गया, और यही होता है देयरफॉर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? अभी आपने क्या लिखा? सम ऑफ, देखो ध्यान से, सम ऑफ पावर ऑफ रिएक्टेंट, कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट इन अ रेट लॉ, सम ऑफ पावर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट इन अ रेट लॉ। तो ये बेटा देखो यहाँ पे पावर क्या है? रेट लॉ यही है। इस रेट लॉ में एक ए प्लस बी, दिस इज अ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, राइट। अगर इसी का पावर 0 होगा तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? 0। अगर इसी का पावर 1 होगा तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1, इसी का पावर 2 होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2। मे बी अगर इसका रिएक्शन जो रेट है, जो पावर है, वो फ्रैक्शन में हो तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन में ही एग्जिस्ट करेगा, राइट। लेकिन अब यहां पे देखो, देयरफॉर मैं लिख रहा हूं, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मे बी क्या होगा? 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और nth ऑर्डर। क्या होगा बेटा? nth ऑर्डर, राइट। ये nth ऑर्डर होता है 0, ये मतलब, और इसी में और लिख रहा हूं nth ऑर्डर और फ्रैक्शन ऑल्सो, मतलब ये फ्रैक्शन में भी एग्जिस्ट करेगा, राइट। क्लियर? दिस इज द, अब इसमें अगर रेट लॉ में हमेशा इस तरह होगा बेटा, रेट लॉ, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, वही क्या, रिएक्टेंट, इसका जो पावर होगा। अगर इसका पावर 0 है तो 0 ऑर्डर, 1 है तो 1 ऑर्डर, 2 है तो 2 ऑर्डर, अगर 1/2 है तो 1/2 हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हमेशा जो भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको निकालना होगा, हमेशा बेटा रेट लॉ पे ही ध्यान देना, क्योंकि बिना रेट लॉ के आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं निकाल सकते। अगर कोई भी रिएक्शन दे दे, फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं बेटा, ध्यान सुनो। अगर मैंने कहा ये नाइट्रोजन है और ये लिखा हाइड्रोजन, राइट, ये 3 मॉलिक्यूल्स गिव्स 2NH3, ये अमोनिया का फॉर्मेशन है। अब अगर हमने पूछा आपसे कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा बेटा, ये इट इज वेरी डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि जब तक आपने क्या पढ़ा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहता है कि सम ऑफ, है ना, सम ऑफ पावर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट इन अ रेट लॉ, यही है ना। यहां तो बेटा रेट लॉ दिया ही नहीं है, यहां पे क्या किया, यहां पे तो खाली आपको रिएक्शन दिया है। जब रिएक्शन दिया है तो उसको तो हम उसका ऑर्डर नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेशन है, वो टाइम डिपेंडेंट है।
राइट। इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पे इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम नहीं बता सकते हैं। कब लिख सकते हैं, वो तब जब ये आपको दिया रहेगा। इट इज गिवन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2 का पावर 1 एंड H2 का पावर हाफ। ये गिवन होगा, कुछ भी हो सकता है, ये हाफ दिया हो सकता है 0 कर दे, क्योंकि ये रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली हमने फाइंड आउट किया है बेटा। क्लियर, ये गिवन रहेगा। आपको रेट के बारे में आपको नहीं सोचना है, रेट हमेशा दिया रहेगा। जब रेट देगा तभी आप उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो, अदरवाइज रिएक्शन देख के कभी ऑर्डर नहीं मिलेगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा बताओ, ये पावर 1 है और ये पावर हाफ है, तो क्या हो जाएगा, दैट इज 3/2 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया इसका। क्लियर। अब देखो, अगर इफ reaction takes place more than one step, अगर रिएक्शन मोर देन 1 स्टेप का है ना, अगर 2-3 स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालोगे। सपोज दैट ये है A gives B gives C, और फिर आपको यहां C से मिलता है एज अ प्रोडक्ट, तो ये 3 स्टेप रिएक्शन हुआ। अब इस 3 स्टेप रिएक्शन को कैसे आप बताओगे कि कौन सा ऑर्डर होगा, तो इसमें बेटा देखना पड़ेगा कि कौन सा रिएक्शन स्लो है। जो स्टेप स्लो होगा, है ना, ये सपोज दैट हमने इसको स्लो कर दिया, ये स्लो स्टेप है, तो जो स्लो स्टेप होता है तो हमेशा जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी डिफाइंड, कैन बी कैलकुलेटेड टू दी स्लोएस्ट स्टेप रिएक्शन। जो भी स्टेप स्लो होगा उसी से हम रेट निकाल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि स्लो स्टेप का मतलब उसमें हमें टाइम मिलेगा, तो टाइम मिलेगा तो हम स्टडी कर सकते हैं, राइट। और जो रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, इंस्टेंटेनियस टाइम, उसकी स्टडी डिफिकल्ट होगी। इसीलिए जब मोर देन 2 स्टेप रिएक्शन हो तो उसमें जो स्लो स्टेप रिएक्शन होगा वही रेट डिटरमाइनिंग होता है, वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं। क्लियर। तो इसी तरह बेटा जब भी आपको 2-3 स्टेप में रिएक्शन दिया हो और जो स्लो स्टेप होगा उसी से हम क्या निकाल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब उसी का रेट लिखोगे और जो भी स्टेप होगा, मतलब यहां पे क्या होगा, सेकेंड स्टेप के लिए रेट इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। अब जो भी इसका पावर होगा बेटा, राइट, क्योंकि इसी पे हम रेट लगा सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, स्लो स्टेप है, राइट, और इसी से हम निकाल सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इज इट क्लियर। अब देखो बेटा, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज derive the expression for first order reaction, ये आपको पूछता है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा। फर्स्ट ऑर्डर खुद इटसेल्फ ये कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर मतलब क्या हुआ, अगर हमारा ये A एज अ रिएक्टेंट है और हमें क्या मिल रहा है, A से प्रोडक्ट, राइट। अब यहाँ पे A रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट मिला। अब यहाँ पे बेटा हमें रेट दिया हुआ है, क्यों, हम ये लिख रहे हैं रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का पावर 1 मैंने लिखा। ये हमने कहाँ से लिख दिया, ये तो गिवन नहीं है। वो कह रहा है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बेटा खुद कह रहा है ना फर्स्ट ऑर्डर, तो जब फर्स्ट ऑर्डर कह रहा है तो हमने इस रेट लॉ में क्या किया, रेट इज प्रोपोर्शनल टू A की पावर 1 कर दिया, ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया। अब यहाँ पे रेट क्या होगा, रेट dA बाई dt इज इक्वल टू K इज अ रेट कांस्टेंट और ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का पावर 1। फिर देखो अब रिएक्टेंट A है ना, तो यहां पे क्या होगा, रेट हम रिएक्टेंट का निकाल रहे हैं तो यहां पे साइन क्या होगा, माइनस। देखो हमेशा याद रखना बेटा, साइन के साथ हमें काम करना है, तो ये माइनस हो गया। अब क्या करेंगे, यहां पे इसको सेपरेट वेरिएबल एंड इंटीग्रेट। वेरिएबल को सेपरेट किया और क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। कैसे, देखो अब ये dA है तो ये मैं लिखा dA अपॉन A, यही आएगा ना बेटा, इंटीग्रेशन, और यहां पे हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ K dt।
देखो डी टी यहां आ गया, ए को यहां ला दिया, ये वेरिएबल सेपरेट कर लिया। अब यहां पे ये लिखा है, यहां पे माइनस ये प्लस, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब क्या होगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ डी ए बाई ए क्या होता है, और आपको ये पता होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स क्या होता है बताओ, दैट इज सेड टू बी नेचुरल लॉग एक्स, यही होता है ना, या लॉग एक्स आप लिखते हो मैथ्स में। तो अब यहां पे डी ए बाई ए है, तो हमारा हो जाएगा माइनस एल एन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, और ये इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी का टी प्लस सी, सी इज अ इंटीग्रल कांस्टेंट, ये हमको एक इक्वेशन मिला। सी क्या है, सी इज अ इंटीग्रल कांस्टेंट। अब इस सी का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो सी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या हो गया, देखो टू फाइंड सी कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां पे देखो व्हेन टाइम इज जीरो, जब टाइम जीरो था तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहा होगा, रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन हम कह रहे हैं दैट इज ए नॉट, कब, जब टाइम जीरो था इनिशियली, और जब टाइम टी हो गया तब कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ, देन कॉन्सेंट्रेशन चेंजेस टू ए, तो हमने इसको ए लिखा है। एनी प्रॉब्लम, जब आपने कॉपी खरीदी थी जिस दिन, उस दिन पूरी कॉपी ब्लैंक थी, 10 दिन के बाद जब आपने उसमें लिखा तो कॉपी क्या, वो 50 पेज भर गया, तो बचा हुआ पेज जो होगा वही तो लिखोगे बेटा, तो ये रहा, तो हमारा इनिशियल ये कॉन्सेंट्रेशन, फाइनल ये हो गया जब टाइम टी था। अब यही वैल्यू मैं यहां पुट कर रहा हूं, तो जब इसको हम यहां पुट करते हैं तो हमें ये मिल रहा है, देखिए यहां पे ये हो जाएगा। अब यहां पे वही वैल्यू मैं लिख रहा हूं बेटा, ये था ना माइनस एल एन ए इज इक्वल टू के टी प्लस सी, और हमने कहा टी इज इक्वल टू जीरो, तब हमारा कॉन्सेंट्रेशन था ए नॉट, और जब हमने कहा टाइम इज इक्वल टू टी तब कॉन्सेंट्रेशन हो गया ए, इसमें कोई दिक्कत। अब यही वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं इस इक्वेशन में, जो हमने 1 नंबर दे दिया, तो क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस एल एन ए नॉट, ध्यान से देखिए ए नॉट के इंटू जीरो, जब टाइम जीरो था तो टाइम जीरो लिया तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, ए नॉट होगा, दैट इज प्लस सी, तो इससे सी का वैल्यू मिल गया बेटा माइनस एल एन ए नॉट। अब ये वैल्यू मैं लिख रहा हूं इक्वेशन 1 में, है ना, लिख रहा हूं पुटिंग सी इन इक्वेशन 1, क्या मिलेगा हमको, मिल जाएगा माइनस एल एन ए इज इक्वल टू के टी माइनस एल एन ए नॉट, देख लो। अब बेटा माइनस एल एन ए नॉट को मैं इधर भेज रहा हूं, तो हमें क्या मिल जाएगा, के टी इज इक्वल टू एल एन ए नॉट प्लस हो जाएगा ना, एल एन ए नॉट माइनस एल एन ए, क्योंकि ये माइनस इधर आके प्लस हो गया। अब ये बताओ लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, के टी इज इक्वल टू एल एन ए नॉट अपॉन ए, यही होगा ना बेटा, लॉग ए अपॉन बी ही तो होगा। अब यहां पे इसको आपको ये भी पता होना चाहिए कि नेचुरल लॉग एल एन जो होता है वो बराबर होता है 2.303 लॉग के, क्योंकि एल एन का बेस ई होगा और लॉग का बेस 10 होता है, और हम लॉग बेस 10 ही कैलकुलेट कर पाते हैं, तो देयर फॉर नेचुरल लॉग इज इक्वल टू 2.303 लॉग टू द बेस 10 होगा। अब ये वैल्यू मैं यहां लिख रहा हूं, तो हमें क्या मिलेगा, के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग इनिशियल ए नॉट टू द फाइनल ए, ये मिला। अब यहीं पे k का वैल्यू क्या होगा, दैट इज रेट कांस्टेंट, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ। अच्छा ये बता बेटा, ये ए नॉट है क्या, ए नॉट हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, कब, जब टाइम जीरो था, मतलब स्टार्टिंग में जब हमने रिएक्शन स्टार्ट किया उस समय कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट, तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे, लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक, टू दी, और ए वाला कब था, जब टाइम टी हुआ तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, ए, है ना, तब यहां हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ये टू द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। देखो ये मैं सिर्फ आपके लिए लिख रहा हूं बेटा, इतना याद करने के लिए, ताकि आपको ए नॉट और ए से कोई दिक्कत ना हो।
ए नॉट हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, ए हमारा फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है। तो वही मैंने लिखा है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन टू द फाइनल। मतलब कभी भी किसी भी इक्वेशन के लिए जब आपको फर्स्ट ऑर्डर होगा तो हमेशा इनिशियल टू द फाइनल करना पड़ेगा, या यहां पे आप लिख सकते हो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ताकि आपको यही याद रहे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। और ये क्या होगा, दैट इज फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। क्यों, जब रिएक्शन स्टार्ट किया वो कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट था ये। अब इसको देखो, मैं एक अदर एग्जांपल से बताता हूं बेटा, इनिशियल और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कैसे आप याद करोगे। सपोज दैट बेटा देखो होता क्या है, हम आज अपने घर में 10 किलो आटा पिसा के, गेहूं पिसा के ला रहे हैं। तो जब गेहूं पिसाएंगे तो हमें आटा मिलेगा, तो वो आटा हम अपने घर पे लाएंगे। जिस दिन हम आटा ला रहे हैं वो उस दिन उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, उसका अमाउंट क्या है, मास क्या है, दैट इज 10 kg, राइट। वो 10 kg का होगा उस दिन। लेकिन 2 दिन के बाद क्या 10 kg रहेगा, नहीं। हो सकता है 2 दिन के बाद वो 1 किलो कम हो, या हो सकता है 5 किलो कम हो, डिपेंड्स ऑन द यूज। तो वही हमारा क्या कहलाता है, इनिशियल। इनिशियल हमेशा क्या होगा 10 kg, क्योंकि 10 kg हम लाए थे। 4 दिन बाद जो होगा दैट इज द फाइनल, जो बचा हुआ, क्योंकि हमें प्रोडक्ट से नहीं मतलब, हमें रिएक्टेंट से। 10 kg आज है, 4 दिन बाद कितना हुआ वो हमारा रिएक्टेंट। क्लियर। इसलिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन टू द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, आज 10 kg है, 10 दिन बाद अगर 4 kg हो गया तो 4 हमारा फाइनल हो जाएगा, इनिशियल हमारा 10 रहेगा। क्लियर। इस तरह से ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे न्यूमेरिकल एक पेपर में जरूर रहता है। इसके बाद बेटा डिस्कस करेंगे हम हाफ लाइफ पीरियड, वो आपको अगले पेज पे